हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम टीचिंग मैथडोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एज वी ऑल नो, आपके एग्जाम्स में टीचिंग मैथडोलॉजी आती है जिसके आपके हार्डली 1 to 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम उसी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको आने वाले टाइम्स में बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, कि इनमें से किसने ट्रायल एंड एरर लर्निंग की थ्योरी को डेवलप किया था। तो चार ऑप्शन गिवन है। पहला है E.L. थॉर्नडाइक, दूसरा है B.F. स्किनर, तीसरा है E.C. टॉलमैन और फोर्थ है आपका J.B. वॉटसन। तो बात करें किसकी, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग की। किसने डेवलप की थी? ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो वो किसने डेवलप की थी? वो की थी E.L. थॉर्नडाइक ने। किसने विकसित की थी? वो की थी E.L. थॉर्नडाइक ने। किसने की थी? वो की थी E.L. थॉर्नडाइक ने। इज दैट क्लियर? किसने डेवलप की थी? वो की थी E.L. थॉर्नडाइक ने। और अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा E.L. थॉर्नडाइक, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। की जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है जी, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को क्या किया था? डेवलप किया था। और ये एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी, ये क्या है? विच इज अ मेथड ऑफ लर्निंग। ये क्या एक लर्निंग का मेथड है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो मल्टीपल अटेम्प्ट करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उन अटेम्प्ट्स को क्या करता है? रिपीट करता है और ग्रेजुअली एक सॉल्यूशन क्या कर लेता है? फाइंड आउट कर लेता है। इज दैट क्लियर? और यह क्या कर लेता है? फाइनली एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेता है। दिस थ्योरी, इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो गलत प्रतिक्रियाओं को धीरे धीरे समाप्त करके सही, जो भी सही रिजल्ट है वो फाइंड किया जा सकता है। ठीक है जी। और थॉर्नडाइक ने इसको समझाने के लिए, ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किस पर एक्सपेरिमेंट किया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो वो किस पर किया था? वो किया था कैट पर। किसका एग्जाम्पल लिया था इन्होंने? बिल्ली का एग्जाम्पल लिया था। तो किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने किया था कैट पर। तो जो कैट है, द कैट वुड ट्राई वेरियस वेज टू एस्केप द बॉक्स एंड ओवर टाइम एंड लर्न व्हिच एक्शन लीड टू सक्सेस। की बिल्ली बॉक्स से बाहर निकलने के लिए क्या करती है? बहुत सारे अलग अलग अटेम्प्ट्स करती है और उसे फाइनली पता चल जाता है कि जब वो बहुत सारे क्या करती है? अटेम्प्ट करती है, ठीक है, और उन्हें रिपीट करती रहती है, फाइनली वो भी एक सॉल्यूशन पर पहुंच जाती है। तो लेट्स सी, ये आपको पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें जो आपको दिख रहा है जो कैट है वो अलग अलग अटेम्प्ट कर रही है। तो सबसे पहले शुरुआत में क्या है? बिल्ली बॉक्स के अंदर क्या है? इधर उधर घूमती है, दीवारें नोचती है, खरोचती है, काटती है और पंजा मारती है। इनिशियल स्टेप उसका ये होता है। फिर एक एक्सीडेंटल स्टेप है। क्या होता है? बाय चांस क्या होता है? द कैट वुड इवेंचुअली परफॉर्म द एक्शन। वो कोई एक ऐसा एक्शन परफॉर्म करती है जिसके वजह से जो डोर है वो खुल जाता है, और जिसकी वजह से उसे क्या मिलता है? जिसकी वजह से एक पुरस्कार, रिवॉर्ड मिलता है कि बाहर निकलने के बाद बिल्ली को मछली का टुकड़ा मिलता है। और ऐसी बिल्ली को कई बार बॉक्स में वापस रखा जाता है और हर बार प्रत्येक परीक्षण के साथ बाहर निकलने का समय कम होता गया, कि फाइनली वो क्या करती है? बार बार अटेम्प्ट करती है और फाइनली एक रिजल्ट में क्या आता है कि जो उसका उस प्रोसेस को करने का टाइम है वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो यही थी इनकी थ्योरी। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि एक चाइल्ड को क्या करना है? एक जिगसॉ पजल सॉल्व करता है वो पहली बार। तो इनिशियली बच्चा क्या करेगा? वो क्या करेगा? जो अलग अलग पीसेस हैं उन्हें रैंडमली क्या करेगा? अरेंज करेगा। फिर उन पीसेस वो फिट नहीं होंगे, फिर उन्हें हटा देगा, फिर उन्हें क्या करेगा? फिर से लगाएगा, फिर डिस्कार्ड करेगा। ऐसे वो बहुत बार रिपीट करता जाएगा। जब बहुत सारे अटेम्प्ट रिपीट हो जाएंगे, गलतियां करेगा, तो चाइल्ड ग्रेजुअली लर्न टू रिकॉग्नाइज, फिर वो सीखेगा कि कौन सा पीस जो है उसके अंदर करेक्टली फिट होगा। ओवर टाइम जो बच्चा है उसके अंदर एक स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाएगी कि कैसे वो एफिशिएंटली पजल को क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल था? सिंपल, ये इनकी थ्योरी का एक एग्जाम्पल था। तो कुछ इनके प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है, दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। एक बार इन लॉ को जरूर देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का
नियम। ये नियम किस पर, ये जो लॉ है ये बेसिकली किस पर बेस्ड है, ये आइडियाज पर बेस्ड है। बेसिकली किस पर बेस्ड है, ये जो लॉ है ये विचार पर बेस्ड है, यानी कि आइडिया पर बेस्ड है। ये क्या कहता है, ये किस पर आधारित है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो ये एक बेसिकली एक अच्छा पीरियड है किसके लिए, लर्निंग के लिए। तो यह नियम इस विचार पर आधारित है कि किसी क्रिया को लंबे समय तक अभ्यास और दोहराव से सीखना महत्वपूर्ण है। तो हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, कि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही लर्निंग हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ही लर्निंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये था क्या आपका अभ्यास का नियम। दूसरा आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, दैट इज तत्परता का नियम। बेसिकली ये जो लॉ है ये नियम शिक्षार्थी की नई चीजें सीखने की तत्परता और जिज्ञासा पर क्या देता है, उनकी क्यूरियोसिटी पर क्या देता है, जोर देता है। अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है तो वो जल्दी सीख सकता है, तो वह सीखने की प्रक्रिया से अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेगा। जब उसे किसी चीज में इंटरेस्ट है, वो क्यूरियस है उस चीज को सीखने के लिए, तो उसे बहुत जल्दी सीख लेगा। दैट इज द ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। फिर आता है प्रभाव का नियम, दैट इज लॉ ऑफ अफेक्ट। यह नियम बेसिकली दिस लॉ इज बेस्ड ऑन मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ये थे किसके, थॉर्नडाइक के। दैट इज प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, जो हमने तीनों डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड, इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड ऐसा है जिसमें द होल क्लास इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट होमोजीनियस स्मॉल सेक्शन, कि जो पूरी क्लास है उसे अलग अलग छोटे छोटे डिफरेंट होमोजीनियस स्मॉल सेक्शन में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज। किसके बेसिस पे, एबिलिटीज के बेसिस पे जो टीचर है, सो दैट टीचर कैन रिमूव देयर डिफिकल्टीज। जो टीचर है वो उनकी डिफिकल्टीज को रिमूव कर सके बाय गिविंग देम इंडिविजुअल गाइडेंस। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में पूरी कक्षा को योग्यता के आधार पर 2 विभिन्न सजातीय छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है ताकि शिक्षक व्यक्तिगत मार्गदर्शन देकर उनकी कठिनाइयों को दूर कर सके। तो पहला मेथड है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड भी एक टीचिंग मेथड होता है, बट ये कैसा होता है, ये होता है टीचर सेंटर्ड। ये कैसा होता है, ये होता है टीचर सेंटर्ड। ठीक है। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। जैसे साइंस में हम किसी भी चीज को जब आपको बता रहे हैं तो उसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताएं, डेमोन्स्ट्रेट उसको करके बताएं, ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड। लास्ट आपका आता है ट्यूटोरियल मेथड। तो ट्यूटोरियल मेथड एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें होल क्लास को डिवाइड किया जाता है छोटे डिफरेंट होमोजीनियस स्मॉल सेक्शन में उनकी एबिलिटीज के बेसिस पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका डी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्या होता है ट्यूटोरियल टीचिंग। ट्यूटोरियल टीचिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें एक जो ट्यूटर है एक छोटे समूह के छात्रों की संज्ञानात्मक और शैक्षणिक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करता है। बेसिकली उनके अंदर उनकी कॉग्निटिव और एकेडमिक एबिलिटीज को एनहांस करने में हेल्प करता है। वो क्लास को डिवाइड कर देता है छोटे छोटे ग्रुप में, और ट्यूटर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट को किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है और उन्हें एक राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इस मेथड में जो टीचर है वो बेसिकली किस तरह का काम करता है, तो इस मेथड में जो टीचर है वो एक तरीके का डॉक्टर की तरह काम करता है, जो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है जिस भी बच्चे को जिस भी तरह का एक यूनिक इशू है। ठीक है, जैसे हमें कोई डिसीज होती है तो डॉक्टर क्या करता है, पर्टिकुलरली उसकी मेडिसिन हमें देता है। तो सेम टीचर भी, जो ट्यूटर है वो भी क्या काम कर रही है, वो भी बेसिकली एक तरह का डॉक्टर का काम करती है, जो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है जिस बच्चे को जिस भी चीज में प्रॉब्लम है। तो इससे भी एग्जाम्पल से अंडरस्टूड करेंगे। जैसे सपोज एक मैथ क्लास है जहां पर स्टूडेंट स्ट्रगलिंग कर रहे हैं विद अलजेब्रा, लेकिन कुछ बच्चों को तो प्रॉब्लम आएगी इक्वेशन सॉल्व की, कुछ बच्चों को जो डिफिकल्टीज आ रही है इक्वेशन को समझने में, कुछ बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम समझने में आ रही है। तो टीचर ने क्या करती है, वो हर एक ग्रुप पे काम करती है, उन्हें छोटे छोटे ग्रुप में बांट देती है जिससे वो जिस भी ग्रुप को जिस चीज में प्रॉब्लम है उसे इजीली एक्सप्लेन कर पाए। तो इमेजिन अ मैथ क्लास वेयर द स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग विद अलजेब्रा, द टीचर डिवाइड द क्लास। जो टीचर है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है उनकी स्पेसिफिक डिफिकल्टीज के बेसिस पे। ठीक है, ऑन वन ग्रुप माइट, जैसे एक ग्रुप को किस चीज की हेल्प है, अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन समझना है, किसी को वर्ड प्रॉब्लम समझनी है, तो ट्यूटर जो है हर एक ग्रुप पे काम करेगी, एड्रेसिंग देयर पर्टिकुलर चैलेंज, और उन्हें हेल्प करेगी जिससे वो कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टूड कर पाए।
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ होम असाइनमेंट कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट, कि इनमें से ऐसा कौन सा टाइप है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का होम असाइनमेंट बच्चों को देना चाहिए? तो पहला है इंफॉर्मेशनल, यस, बच्चे को कैसा होम असाइनमेंट देना चाहिए? जो इंफॉर्मेशनल हो, जिससे बच्चा कुछ सीखे, तो ये बात तो सही है। दूसरा अध्ययन प्रकार, यस, स्टडी टाइप भी उन्हें देना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग चूज द करेक्ट कोड। तो ओनली वन तो नहीं है, ओनली टू भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो दोनों होगा, इंफॉर्मेशनल भी और स्टडी टाइप भी। तो बोथ 1 and 2 क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? बोथ 1 and 2 क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर, कि बच्चे को किस तरीके का होम असाइनमेंट देना चाहिए, तो एक इंफॉर्मेशनल और स्टडी टाइप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर द राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दूसरे स्कूल में क्या करना, ट्रांसफर का अधिकार प्रदान करती है? तो पहला है सेक्शन 5, दूसरा है सेक्शन 6, तीसरा है सेक्शन 7 और फोर्थ इज सेक्शन 8। तो लेट्स सी, वो है आपका सेक्शन 5 ऑफ द RTE 2009, जो कहता है कि if a school does not provide the necessary facility required to ensure the completion of elementary education, यदि कोई स्कूल जो है वो आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता जो कि प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता के लिए आवश्यक है, तो किसी भी छात्र को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर का अधिकार है। और ये किस में था? ये था सेक्शन 5 में, ठीक है। हालांकि जो ट्रांसफर है वो किस में होगा? केवल या तो सरकारी स्कूल में होगा, ठीक है जी। द ट्रांसफर कैन ओनली बी मेड टू अ गवर्नमेंट स्कूल और अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल, किसी प्राइवेट में नहीं होगा। जो ट्रांसफर होगा वो किस में होगा? वो गवर्नमेंट स्कूल या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ही होगा। द ट्रांसफर कैन नॉट बी मेड टू अ प्राइवेट अनएडेड स्कूल, यह भी आपको बताइए कि जो ट्रांसफर है वो किसी भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल में नहीं होगा, और एनी स्कूल दैट फॉल इनटू स्पेसिफिक कैटेगरी, और वहां भी नहीं होगा कि जो कोई भी जो स्कूल है वो एक स्पेसिफिक कैटेगरीज में आता है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका पहला ऑप्शन होगा सेक्शन 5, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सेक्शन 5 क्या होगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, कि इनमें से कौन सी स्टेज ऐसी है शुड साइंस बी इंट्रोड्यूस एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, ठीक है जी, जिसमें साइंस को अलग अलग विषय के रूप में क्या कराना चाहिए? इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, विद एम्फेसिस एक्सपेरिमेंट, टेक्नोलॉजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लेट्स सी, प्राइमरी स्टेज में, तो प्राइमरी स्टेज में तो नहीं होता, ठीक है। अपर प्राइमरी स्टेज में भी नहीं होता, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में नहीं होता, वो होता है हायर सेकेंडरी स्टेज में। तो जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? दैट इज द करेक्ट आंसर, कि जो आपका डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर। लेट्स सी, तो जो बात करें किसकी? उच्च माध्यमिक स्तर, किसकी बात करें? उच्च माध्यमिक चरण या उच्च माध्यमिक स्तर। इसमें जो विज्ञान है, जो साइंस है, बेसिकली साइंस को अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ाना जाना चाहिए। किसमें? हायर सेकेंडरी स्टेज पर जो साइंस है उसे अलग अलग किसके विषयों के रूप में पढ़ाना जाना चाहिए, जिसमें प्रयोग और तकनीक पर जोर दिया जाए। बेसिकली किस पर जोर दिया जाए? जिसमें प्रयोग और तकनीक पर जोर दिया जाए। इस स्तर पर छात्रों को सिद्धांतों और उनके सत्यापन के लिए प्रयोग और उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए। तो वो किस में सिखाया जाता है? वो आता है आपका हायर सेकेंडरी स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ईयर वॉज एड्यूसाइट लॉन्च, कि किस ईयर में एड्यूसाइट लॉन्च हुआ था? तो वो हुआ था आपका 2004 में। तो लेट्स सी, पहला है 2000, ये हो गया आपका गलत। दूसरा है 2001, ये भी गलत। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है 2004, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ये क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर। लेट्स सी, एड्यूसाइट स्टैंड फॉर एजुकेशन सैटेलाइट। ये क्या है? एक इंडियन सैटेलाइट है जो डेडिकेटेड प्रोवाइड करती है एजुकेशनल सर्विस थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, की सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ये क्या करती है? एक एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो GS83 जिसे हम एड्यूसाइट कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो लॉन्च हुई थी 20 सितंबर 2004 में, किसके थ्रू? बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एड्यूसेट एक पहली इंडियन सैटेलाइट थी जो बिल्ड हुई थी एक्सक्लूसिवली टू सेम एज द एजुकेशनल सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच एज कैन चाइल्ड लर्न जनरली स्टार्ट टू नेम कलर, कि किस उम्र में एक बच्चा आमतौर पर रंगों को पहचान कर नाम लेना शुरू कर सकता है? 2 साल, 3 साल, 4 से 5 साल, 7 से 8 साल। तो बेसिकली 3 से 4 साल। लेट्स सी,
तो जो चिल्ड्रन है जनरली वो कलर के नाम लेने जब स्टार्ट करता है जब उसकी एज कितनी हो, अराउंड एट द एज ऑफ 3 to 4 ईयर। इस स्टेज में क्या होता है, वो कलर को, डिफरेंट कलर को आइडेंटिफाई कर पाता है, उन्हें समझ पाता है, और यूजुअली जैसे कुछ बेसिक कलर होता है, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, तो उनके नाम भी वो ले पाता है। ठीक है जी, कि चिल्ड्रन जनरली स्टार्ट टू नेम कलर अराउंड द एज ऑफ 3 to 4 ईयर। एट दिस स्टेज दे बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई different color, can usually name a few basic one like red, blue and yellow। ठीक है, ब्लैक भी। बात करें कुछ डेवलपमेंटल स्टेज, तो अराउंड द एज ऑफ 3 ईयर चिल्ड्रन स्टार्ट टू बिकम मोर अवेयर ऑफ कलर, कि वो कलर के बारे में जानने लगता है, उन्हें रिकॉग्नाइज करने लगता है और उनका नाम लेने लगता है। उसके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कलर का नाम लेने की, यूजुअली डेवलप एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग लैंग्वेज स्किल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज उसके अंदर डेवलप होने लगती है। अंडरस्टैंडिंग कलर, इस स्टेज में क्या होता है, इस एज में क्या होता है, चिल्ड्रन जो है अलग अलग कलर को बेसिकली डिस्टिंग्विश करने लगता है, उसे समझ आ जाता है ये रेड है, ये ब्लू कलर है, बेसिकली वो उन्हें डिफरेंट कलर को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, एंड कैन एसोसिएट देम विद ऑब्जेक्ट इन देयर एनवायरनमेंट। जैसे दे माइट से रेड व्हेन दे सी एज अ रेड एप्पल और ब्लू व्हेन दे सी द स्काई। बेसिकली जब हम उसे एक एप्पल दिखाते हैं वो कहता है ये रेड कलर का है, उसे कोई कलर दिखाता है तो बेसिकली पूछ ले अगर हम उससे किस कलर का, तो बता देगा वो ग्रीन कलर का है, स्काई को देख के बोलेगा ब्लू कलर का है, वॉल को देख के बोलेगा व्हाइट कलर की है, मतलब जो भी कलर उस पर होगा। बेसिकली स्किल प्रोग्रेशन, जनरली जो 3 साल में क्या होता है, चिल्ड्रन मे बी एबल टू नेम अ फ्यू बेसिक कलर, रेड, ब्लू एंड येलो, एंड देयर कलर वोकेबुलरी इज स्टिल लिमिटेड। 4 ईयर का बच्चा इस एज में जो मोस्ट चिल्ड्रन है कैन नेम अ वाइडर रेंज ऑफ कलर, उसे बहुत सारी वैरायटीज का पता चलता है, इंक्लूड सेकेंडरी कलर जैसे ग्रीन, ऑरेंज, कैन ऑल्सो सॉर्ट ऑब्जेक्ट बाय कलर, की वो कलर के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को सॉर्ट आउट कर पाता है। लर्निंग प्रोसेस, चिल्ड्रन लर्न टू नेम कलर थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। बेसिकली जब वो प्रैक्टिस करेगा, उस चीज को रिपीट करेगा, तो उन कलर्स को वो जनरली लर्न कर लेता है। ऐसे हम एक्टिविटीज बच्चा करता है, ड्राइंग बनाता है, लाइक कलरिंग, प्लेइंग विद कलर टॉयज, रीडिंग बुक्स अबाउट कलर्स कैन हेल्प रेनफोर्स देयर अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली हम उसे बहुत सारे टॉयज दे दे और उससे पूछेंगे कौन से कलर का है, कौन से कलर का है, तो वो जल्दी से उन चीजों को सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज न्यूट्रिशनल इंटेक ऑफ वुमेन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी, कि भारत में महिलाओं का औसत पोषण सेवन अनुमानित है 1400 कैलोरीज डेली, 1800 कैलोरीज डेली, 2000 कैलोरीज डेली, या फिर 2500 कैलोरीज डेली। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं किसकी, कैलोरीज जो रिक्वायर होती है पर डे की, वो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे वो मेटाबॉलिज्म पर, एज क्या है, हाइट क्या है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, फिजिकल फिटनेस कैसी है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, तो बेसिकली वो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं एवरेज रिकमेंडेड करूं, डेली कैलोरीज फॉर मैन एंड वुमेन इज 2500 and 2000 कैलोरीज पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज सेड, ये किसने कहा था, साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति में डेटा का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या शामिल है। वो कहा है आपका लैंडबर्ग ने, पियर्सन ने, कॉइल्स ने, जॉब्स ने, तो वो कहा है आपका लैंडबर्ग ने। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो लेट्स सी, according to George A. Lindbergh, scientific method can be defined as method which consists of the systematic observation। Basically, George A. Lindbergh के अनुसार वैज्ञानिक विधि को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यह एक विधि है जिसमें डेटा को व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या शामिल होती है, जैसे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। दिस मीन्स केयरफुली वॉचिंग एंड नथिंग व्हाट हैपन इन अ स्ट्रक्चर वे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्टडिंग, अगर हम बच्चा पढ़ रहा है कि कैसे प्लांट को ग्रो करता है, तो यू माइट ऑब्जर्व, ठीक है, उसे ऑब्जर्व करेंगे और उसकी ग्रोथ को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा अलग अलग कंडीशंस में। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, जैसे यू माइट सोर्ट द प्लांट्स की बाय हाउ टॉल दे ग्रो एंड हाउ मेनी लीव्स दे हैव, कि कितना वो ग्रो कर गया और उसके कितनी लीव्स आ गए, ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये होता है आपका क्लासिफिकेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जैसे यू माइट एनालाइज व्हाई सम प्लांट ग्रो टॉलर एंड अदर डिड नॉट बेस्ड ऑन द कंडीशन, तो दे आर कैप्ड इन। तो बेसिकली वो क्या होता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कि इसका मतलब क्या है कि डेटा को समझना और यह पता लगाना कि कौन से कारण पौधों की वृद्धि पर असर डालते हैं, तो दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन, इसमें देखा गया है डेटा को विभिन्न श्रेणियों में बांटना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCE?
इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो पहला ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव एजुकेशन, दैट इज इनकरेक्ट। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, तो आपका जो दूसरा ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तीसरा है कंप्लीट नहीं होता, क्यूमुलेटिव नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड फॉर द करिकुलम एंड इवोल्यूशन प्रोसीजर, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निम्नलिखित में से कौन सी धारा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रावधान करती है, और वो कौन है, दैट इज आर्टिकल 21A। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो लेट्स सी, तो कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, जो किस एज ग्रुप में आते हैं, 6 to 14 ईयर एज द फंडामेंटल राइट। इज दैट क्लियर? और बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 जो अनुच्छेद 21A के तहत अपेक्षित कानूनी प्रावधान को दर्शाता है, का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वे एक पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करें जो संतोषजनक और समान गुणवत्ता की हो और एक औपचारिक स्कूल में हो जो कुछ आवश्यक मानकों और मानदंडों को पूरा करता हो। ठीक है, ये आपने सबने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है, बाय व्हाट एज डज अर्ली इमेजिनेटिव फियर्स जनरली डिसअपीयर अमंगस्ट चिल्ड्रन, कि बच्चे में आमतौर पर किस उम्र तक प्रारंभिक कल्पनात्मक भय गायब हो जाता है, तो वो हो जाता है एट 12 ईयर्स। तो 8 ईयर्स गलत, 15 ईयर्स गलत, 12 ईयर्स जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। सो इन द एज ऑफ 12 ईयर, किसमें, इन द एज ऑफ 12 year early imaginative fears generally disappear amongst चिल्ड्रन। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये वही लिखा है, इन द एज ऑफ 12 ईयर अर्ली इमेजिनेटिव फियर जनरली डिसअपीयर अमंगस्ट चिल्ड्रन। और जो डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बीइंग का डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेज, आपने पढ़ा होगा इन्फेंसी जिसे शिशु काल कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, जिसमें जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ती है, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चा है वो अपने सेंसेस से सीखता है, इसमें वो एक इमोशनल बंधन बनता है, मतलब उसे इमोशंस आ जाते हैं, फॉर्मिंग अटैचमेंट होने लगती है। ठीक है, और वो क्या, कुकू बड़बड़ाना पहला शब्द वो इसमें बोलने लगता है इन्फेंसी में। नेक्स्ट आता है आपका प्रारंभिक बचपन, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड, जो जिसका टाइम होता है 2 से 6 वर्ष। ठीक है, इसमें स्टडी ग्रोथ, मोटर स्किल्स इंप्रूव होने लगती है, सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, आपने जीन पियाजे की स्टेजेस पढ़ी होंगी जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हो, SPCF, दैट सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल जिसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, कॉन्क्रीट, और ये हो जाएगी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है जी, कॉन्क्रीट ये प्री ऑपरेशनल एंड दैट इज सेंसरी मोटर। तो ये आपने पढ़ रखा होगा। एडोलेसेंस 12 से 18 साल, जिसमें प्यूबरिटी, रैपिड फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं बॉडी के अंदर, एज वी ऑल नो। ठीक है जी, कॉग्निटिव फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ये रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, अडल्टहुड आ जाता है। अडल्टहुड आपका होता है 18 से 40 साल से, आप सबने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि निम्नलिखित में से कौन किसी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति में एक कदम नहीं है। तो पहला है सेंसिंग द प्रॉब्लम, की जो प्रॉब्लम है उसे सेंस करना, समस्या को भापना, तो ये बात तो सही है। एनालाइज ऑफ द प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे तभी हम उसे सॉल्व कर पाएंगे, ये भी सही है। मेमोराइज द स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि हम उन स्टेप को रट लें, मेमोराइज कर लें कि कैसे हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये तो यही नेगेटिव लग रहा है। लास्ट आपका कलेक्टिंग द डेटा, की डेटा को कलेक्ट करें, तो बाकी सही है। जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर, यही स्टेप नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो जो सी ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दैट, ये किसने कहा था, द मोस्ट यूजफुल साइंटिफिक एटीट्यूड आर ओपन माइंडनेस, क्रिटिकल माइंडनेस, रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस, सस्पेंडेड जजमेंट, intellectual honesty, willingness to change opinions, search for truth, curiosity, rational thinking,
एटसेट्रा, कि किसने कहा है कि सच से उपयोगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खुले दिमाग, साक्ष्य के लिए सम्मान, निलंबित निर्णय, बौद्धिक ईमानदारी, राय बदलने की इच्छा, सत्य की खोज, जिज्ञासा, तर्क संगत सोच आदि है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था भास्कर राव ने। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। तो भास्कर राव 1989 में इन्होंने कहा था मोस्ट यूजफुल साइंटिफिक एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ओपन माइंडनेस, क्रिटिकल माइंडनेस, रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस, सस्पेंडेड जजमेंटिंग, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ठीक है जी, सॉरी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैज हैव बीन इन क्लासरूम इन इंडिया, कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग भेदभाव भारत में कक्षाओं में देखा गया है? तो पहला है बॉय रिसीव मोर एकेडमिक हेल्प, कि लड़कों को अधिक शैक्षणिक सहायता मिलती है। और दूसरा है टीचर क्रिटिसाइज द गर्ल, जो टीचर है वो गर्ल्स को क्रिटिसाइज करती हैं सिमिलरली व्हेन दे डेविएट फ्रॉम जेंडर रूल्स। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क में। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चंस होमवर्क में, जिनका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपने टीचिंग मैथोडोलॉजी से डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपका आज का सेशन पसंद आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सकता है तो जितना वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जल्दी आपको केमिस्ट्री की मैराथन भी देखने को मिलेगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।